हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो हमने 10th क्लास की क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशंस की एक वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना दी है। हमने उस क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो ले आए हैं, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है और उनके क्वेश्चन किस किस तरह के बन सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्विक व्यू में जान लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। डिटेल में हम आपको पहले पढ़ा चुके होंगे, अभी हम केवल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, इसीलिए टॉपिक्स को हम थोड़ा क्विकली आपके लिए रिव्यू कर देते हैं बस एक बार के लिए। तो हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशंस में मुख्य तौर पर 4 तरह की रिएक्शंस हैं। कौन कौन सी है? पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें एक या एक से अधिक इन दिस रिएक्शन 2 और more substance combine each other and form a new substance। तो इसके अंदर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। उनको कंबाइन करेंगे और एक नया, केवल एक नया, यहाँ पर एक ही नया प्रोडक्ट बनेगा जो कि यहाँ पर है। तो देख पा रहे हैं आप, ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट, दोनों कंबाइन होकर सिंगल, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ये है मेन बात इसकी, ठीक है। यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, उसको वाटर से कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इसका आपने स्पेशल नाम भी सुना होगा। इसका नाम क्या होता है? इसका होता है क्विकलाइन, और ये होता है आपका सिलेक्टर लाइन, या आप इसे लाइन वाटर भी कहते हैं, है ना। दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो एनर्जी गेन कर ब्रेक डाउन हो जाता है एक से अधिक प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर क्या है? In this reaction, it is the reaction in which a single compound break down into 2 or more simpler substance, यानी कि यहाँ पर more than 1 प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट संख्या 1 से ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो it is the reaction in which a single compound break down into 2 or more simple substance। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर फेरस सल्फेट है, जिसको अगर हम हीट करेंगे, हीट का सिंबल आप ट्रायंगल से शो करते हैं, हीट करेंगे तो ये आपका फेरस सल्फेट और SO2 प्लस SO3 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, यहाँ पर ये O आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, यहाँ पर फेरिक क्लोराइड में फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गया। अगली क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें डिस्प्लेस करता है एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को, उसके कंपाउंड में से उसे डिस्प्लेस कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जो डिस्प्लेस करने वाला है वो हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव सब्सटेंस लो रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ क्या लिखा है? इट इज अ रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आयरन है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर, तो वो कॉपर के कंपाउंड में से इसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आकर बैठ जाएगा। देख पा रहे हैं आप, ये आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बना लिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर बाहर निकाल दिया। अगला क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही कंपाउंड होंगे। यहाँ पर एक एलिमेंट था, दूसरा एक कंपाउंड था। यहाँ पर क्या होगा? दोनों ही कंपाउंड होंगे। उन कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट होगा वो एक दूसरे की पोजीशन बदलकर
अपने आयंस को ट्रांसफर कर लेंगे या फिर एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ क्या लिखा है, इट इज द रिएक्शन इन विच टू और मोर टू एलिमेंट्स एक्सचेंज देयर पोजीशंस या करस्पॉन्डिंग आयंस। आप एक पोजीशन कर सकते हैं या फिर करस्पॉन्डिंग आयंस कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको दिखाने लगे यहाँ पर पोजीशन भी कह सकते हैं। आप इस जगह पोजीशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आयंस यूज किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट इज द रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयंस एंड फॉर्म टू और मोर न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पर न्यू कंपाउंड्स बनेंगे, जिनमें जितनी पोजीशन चेंज होंगी उतने ही न्यू कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ पर देख लो, पहला कंपाउंड क्या है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर इस सिल्वर नाइट्रेट का जो आयन है वो दूसरा आयन से इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर आयंस को देखें तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन को क्लोराइड आयन से हमने इंटरचेंज करा दिया। या फिर ऐसे देख सकते हैं आप कि सिल्वर को हमने सोडियम से एक्सचेंज करा दिया या उनकी पोजीशन को बदल दिया, एक ही बात है। ठीक है, आप जिस तरह डेफिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनेगा नया कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड, दूसरा बनेगा सोडियम नाइट्रेट, एक ही बन गया। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मोर फिजिबल होता है, यानी कि उसकी फिजिबिलिटी कहो या उसकी स्ट्रेंथ कहो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहो, ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। यहाँ पर तो क्या था, हाई रिएक्टिव था, दूसरा लो रिएक्टिव था। यहाँ पर कॉज क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ रिएक्शन। कॉज ऑफ रिएक्शन ये है कि न्यू कंपाउंड बना है, उसकी स्टेबिलिटी इस कंपाउंड के कंपेरिजन में ज्यादा थी। इस यानी कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की स्टेबिलिटी सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बना। ठीक है, हाँ, स्टेबिलिटी वगैरह को आप आगे 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे, किस तरह वो स्टेबिलिटी आप देखोगे, एंट्रोपी के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, इस तरह डिपेंड करती है उन सब पर। तो अभी तक ये समझ लीजिए कि केवल आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, इतना ही आप सिलेबस में है, कॉज वगैरह पूछेगा नहीं, पूछेगा भी था 11th 12th में सीख जाओगे। नेक्स्ट है, अब ये तो हो गए सिंपल टाइप हो गए। हमने हीट के ट्रांसफर पर भी कि हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज हो रही है या ड्यूरिंग द रिएक्शन एब्जॉर्ब की जा रही है उस सिस्टम के द्वारा, उस केमिकल्स के द्वारा, उसके बेसिस पर हमने रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देख सकते हैं यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो डिपेंड ऑन द हीट ट्रांसफर, एंडोथर्मिक जो होती है वो होती है इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अगर सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जा रही है तो वो एंडोथर्मिक है, अगर वो सिस्टम के द्वारा रिलीज की जा रही है तो वो एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ पर इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल्स होते हैं, है ना, स्टोन है एक तरह का। तो स्टोन को तोड़ने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, वो हीट चाहिए, हमको हीट इसको देनी पड़ेगी। हीट सिस्टम के अंदर जा रही है, सिस्टम केवल सिस्टम है, सिस्टम हमारा सिस्टम हीट जा रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आपकी मीथेन गैस है, उसको अगर हम ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न करेंगे, हम जानते हैं जब भी ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन प्रेजेंस में हम कंबस्टन करते हैं यानी बर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगी तो CO2 प्लस H2O बनेगा, उसके साथ हमको हीट एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने डेली लाइफ के काम करते हैं, है ना। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप आप समझ में आया होगा। और सुनो, हम जानते हैं डिकम्पोजिशन के भी 3 पार्ट और हैं। हम जानते हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए यानी तोड़ने के लिए हम अलग अलग सोर्स का यूज कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पर हीट का यूज करेंगे तो ये
थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर लाइट का यूज करेंगे तो हम यहाँ को फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे इसे। तो यानी कि हम किस तरह से उनको तोड़ने वाले हैं उस बेसिस पर भी इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन आप जानते हैं ऑलरेडी, इनके एग्जांपल भी आप जानते होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, हीट का तो हो ही गया ये वाला, ये हीट का हो गया। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन तो हम जानते हैं H2O2, H2O को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं यहाँ से तो ये H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां से कर देंगे। और दूसरा क्या है फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में अगर मैं कहूं AgCl तो अगर आप लाइट डालोगे इसके ऊपर तो ये Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर कई जगह है, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ विजिबल आपको इधर विजिबल है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ये इधर विजिबल है, इधर है H2O2 तो अगर मैं लाइट डालू यहाँ पर तो ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हम, आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। आपको सेकंड में 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है कि ये किस तरह की रिएक्शंस है। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी है, उसमें क्या है आपको कंप्लीट करना है। यहाँ दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, इनका रिएक्टेंट मैंने आपको लिख दिया है और आपको इनका प्रोडक्ट बताना है। या फिर कई बार आपसे पूछ लेता है कि राइट द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स एंड वाई, यानी कि आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई एक अननोन या 2 अननोन चीजें दे देगा, बाकी आपसे पूछ लेगा, है ना। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए पूरा ही रिएक्शन लिखवा रहा हूँ आपसे। ठीक है, कई बार आपसे पूरा रिएक्शन लिखवा सकता है, या कई बार आपको एक प्रोडक्ट दे देगा, दूसरा अननोन बोल देगा, अननोन को लिखो, पूछ सकता है राइट अननोन एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए हैं, ये करो आप अपने आप से, उससे करो और फिर जो रिएक्शन हो जाएंगे उनको कमेंट में लिखना कि हमसे पसंद 4, 5, 7, 8, 10 जो भी है उसकी रिएक्शंस बन गई है, जिसमें डाउट है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, उससे करो एक बार। तो अब मैं कर रहा हूं यहाँ पर, देखो पहली जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसको रिएक्शन करनी है। एक बात तो आपको पता होगी कि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। हमें पता है कि कॉपर और सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, ये सबसे लो रिएक्टिव मेटल है, कौन, सिल्वर और गोल्ड। तो इसका मतलब क्या है, कॉपर जो है वो सिल्वर को वहां से रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए उनके सामने 2 जो भी है बैलेंस इक्वेशन दे रखी मैंने आपको। एग्जाम में आपको शायद बैलेंस इक्वेशन ना दे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इनकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी के बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर उसने 2 ना दिया होता तो आप समझ जाते कि मुझे यहाँ पर डिस्प्लेस करना है, लेकिन कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, तो मुझे कम से कम 2 नाइट्रेट आयन चाहिए कॉपर का कंपाउंड बनाने के लिए। आपसे ऐसे पूछ सकता है या आपको बैलेंस इक्वेशन दे सकता है। आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं दे रहा है तब आपको उनके वैलेंसी के अनुसार उनको सेटिस्फाई कराना होगा कि कॉपर की वैलेंसी +2 है, तो यहाँ पर आपको नाइट्रेट भी 2 चाहिएंगे, तब जाकर +2 है वो -2 से सेटिस्फाइड होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए आपको वैलेंसी का भी ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है,
तो आपको ऑलरेडी हमने दे दिया आपको, ताकि आप आसानी से कर सको। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी आपका सिल्वर डिस्प्लेस होकर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हमने HCl सिलेक्शन करी है, वहां पर वाटर निकल गया है, CO2 गैस निकल गई है, एक अननोन X है। वो अननोन X क्या है बताओ। हम जानते हैं जब भी आपका ये एक कार्बोनेट है, ये आपका एसिड है, तो यानी कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है। एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, जिनमें एक एसिड होता है एक बेस होता है, उन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो when an acid react with a base, then salt and water will form। तो यहाँ पर वाटर तो बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पे साल्ट बनेगा, तो क्या है, CaO बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आयरन, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड रखा आपको, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम रखा है, लिख दिया मैंने आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है आपने। ठीक है, मैं लिख भी दिया आपको। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना नया कंपाउंड बनाएगा Al2O3। ठीक है, यहाँ से 2 आयन। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या करना आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है, यानी कि यहाँ पर ये आयन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर KCl बन जाएगा प्लस I2 गैस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 KCl बनेगा, यहाँ पर 2 KCl थे, इसके 2 कंपाउंड बनेंगे, 2 KCl बन जाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं पोटेशियम की वैल्यू से 1 और इसकी भी 1। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या करना है, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करेंगे, आपको ये दोनों के आयंस आपस में इंटरचेंज कर देने हैं, कर दीजिए। यहाँ पर बैरियम के साथ क्या आएगा, बैरियम के साथ आएगा सल्फेट, और एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा, क्लोराइड। आपको वैलेंस पता होगी तभी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है ये, तो मुझे यहाँ पर 3 यहाँ पर आए होंगे, यहाँ पर 3 चाहिएगा, तो हमें 3 लिखा नहीं है, अब लिख देता हूँ। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर अनबैलेंस इक्वेशन दी है, उसको बैलेंस करना था आपको। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 2 है, तो ये भी 2 लिखा है, लेकिन हमारे पास कितना यहाँ पर 3 सल्फेट है, उनको हमें यहाँ पर 3 सल्फेट है, तो यहाँ पर 3 आएंगे सल्फेट, तो यहाँ पर 6 वैलेंसी बन जाएगी। 6 करने के लिए हमको क्या चाहिए, अब 3 बैरियम चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ यूज कर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आपको सनलाइट के प्रेजेंस में आपकी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो टूटकर H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इसको मैंने पहले कर रखा है PbO प्लस NO2 प्लस O2। बाद में मैंने आपको इसको ऑड रूल से कराया था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, बैलेंसिंग मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा दी होगी, उसमें आप उसको देख लेना। ठीक है, तब आप कुछ ही समझ आएंगी। यहाँ पर देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप और हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर 2 चीजें और आती हैं, तो कौन कौन सी आती है, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है, दोनों में वही होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे देखेंगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट करना है, यानी कि इसको इसके आयन को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, और आपकी हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ क्या आएगा आपका BaSO4 प्लस NaCl, यहाँ पर 2 है तो 2 कर देंगे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर BaSO4 के PPT यानी कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो नीचे इनसॉल्युबल होकर बैठ जाते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन मैंने बता दिया, दोनों ही ये
डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है। देखो यहाँ पर क्लाइंट्स आपस में बन जाएंगे। आप ये कह लीजिए न्यूक्लिएशन क्या होता है, एक क्वार्टर बनता है, साल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर साल्ट CaCl2 और यहाँ पर H2, ठीक है। तो आपने देखा सॉल्ट प्लस वाटर से आप इसको कर सकते हैं इजीली। अगला क्या है, आपको यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड रखा है, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका KCl प्लस O2 में टूट जाएगा, दो है तो दो कर देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और KCl साल्ट बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HNO3, यहाँ पर लिखा है DD यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों क्लाइंट्स बदल जाएंगे, तो यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर रस्टिंग कर रखी है। रस्टिंग कोरोजन को आपको पता होगा, रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग में आयरन की कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग, क्योंकि जब कोरोजन प्रोसेस आयरन के ऊपर होता है तो उसका स्पेशल नाम आता है रस्टिंग, यानी कि जंग लग जाना। जंग लग जाना क्या होता है, आयरन की जो कवरिंग होती है वो अपर जो लेयर है उसकी जो लेयर होती है वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से उसके ऊपर एक अनवांटेड लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं रस्टिंग या जंग। वो क्या होता है, वो एक तरह का ऑक्साइड होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस आपको वाटर में रिलीज, ठीक है, H2 निकल गया और फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसे कहते हैं रस्ट या फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर को कोरोजन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनती है और H2 गैस निकल जाती है, ठीक है। कोरोजन एक ही बात है। यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मैं रिडक्शन के लिए क्वेश्चन और कहूंगा, अभी आप इसमें लीजिए कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पर हम इसका लॉस कर देंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि Cu बाहर, O बाहर हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर बच जाएगा, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन। ये ऑलरेडी कर दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या पता करना है, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं वो निकालने हैं। आपको पहले बताना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। आपको ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या लिखाई है हमने, वो क्या है, पहले क्या है अब जानते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या मैं कहूं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is known as ऑक्सीडेशन। एक तो ये डेफिनेशन है जो आपकी मोस्टली केसेस में चल जाएगी। दूसरी क्या होती है, हम जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है। इसी को अगर मैं तीसरे टर्म्स में कहूं इसी बात को, वो सकती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीजन नंबर जो होते हैं ये आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे। अभी आप ये जान लीजिए कि बेसिकली क्या है, ये इंक्रीज इन वैलेंसी है। मतलब क्या है, अगर वैलेंसी आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाती है
अगर मैं कहूं वैलेंसी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर जा रही है तो कि वो क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब क्या है, कहीं कहीं आपको वैलेंसी -2 रखी है, अगर ये +1 हो जाए तो यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं कहीं पर अगर -4 था, अब ये -2 हो जाए तो ये भी क्या है, ये भी इंक्रीज है। तो आप चाहो तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। हालांकि अब 10th क्लास में आपको ये रूल्स सिखाया जाता है, इसी से ही मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, पर मैं बच्चों को थोड़ा सा एडवांस लेके चलता हूँ, इसलिए मैं उनको इन रूल से भी कराता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराए वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, these are the substance which helps in oxidation। ये ऑक्सीडेशन के अंदर हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, खुद का रिडक्शन कर लेते हैं और दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देते हैं। ये क्या है, दे सेल्फ, खुद तो क्या होते हैं, खुद तो सेल्फ रिड्यूस होते हैं, सेल्फ रिड्यूस, बट हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही 3 डेफिनेशन आप चाहो तो रिडक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो वहां क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। आप रिडक्शन के लिए खुद लिख लेना। ठीक है, हालांकि हम आपको डिटेल में और करा देंगे, अभी आप सिंपल क्वेश्चन करने वाले हैं तो इसलिए आप एक डेफिनेशन को उतार लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वैसा ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, या गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी यहाँ पर लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हम यहाँ उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हम यहाँ क्या कर देंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर अगर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, अब होता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, these are the substance which helps in reduction, जो रिडक्शन में हेल्प कराए। ठीक है, यानी कि उल्टा सिस्टम है। ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन खुद का होता है रिडक्शन। यानी कि हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन के अंदर पहले चेक करना है कि गिवन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर उसको उल्टा करें, हमने देखा कि एक सब्सटेंस है उसका खुद का हो रहा है रिडक्शन, खुद का तो हो रहा है रिडक्शन, तो बिहेव किस करेगा, दूसरे के लिए बिहेव करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेल्फ का तो हो रहा है रिड्यूस, सेल्फ हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है सेल्फ का, तो यानी कि हम ढूंढेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, सेल्फ का रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ की बात, सिंपल सा फंडा है। आप पहले चेक करो कि गिवन रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोल देंगे
इट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोल देंगे दिस बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। करते क्वेश्चन। तो यहां देखो, यहां पर हमने देखा, यहां पर नाइट्रोजन से यहां पर हाइड्रोजन निकल गई है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में आ गई है। लेकिन यहां क्या है, यहां पर है गेन ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है। यहां क्या होगा, यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, इट बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने एक निकाल लिया, दूसरा अपने आप उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती रहती हैं, जिन्हें हम रेडॉक्स कहते हैं। तो हमेशा रिएक्शन में रेडॉक्स होगा, एक सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, दूसरे का कंपल्सरी ऑक्सीडेशन होगा। दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। तो एक निकाल लीजिए, दूसरा आंख मीच कर दूसरे को निकाल लीजिए। ये ऑक्सीडेशन है, यहां क्या है, यहां रिडक्शन है। रिडक्शन है तो यानी कि क्या करेगा, ये बिहेव करेगा ऑक्सीडेंट की तरह। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, इसे हम ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड द ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो समझ लेना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक, अच्छा यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो, यहां से ऑक्सीजन निकलकर चली गई है। ठीक है, या आप ये कहो कि आप देख सकते हैं यहां पर इसकी वैलेंसी +2 थी, यहां इसकी -1 है कि नहीं हाइड्रोजन की। तो हमने देखा यहां से यहां पर आप देख रहे हो, कि आप एक रूल और लिख लीजिए। यहां पर एक रूल और जो इंपॉर्टेंट है, रूल ये है कि जो मेटल होते हैं और जो गैस होती है, अगर वो इंडिविजुअल है, अकेले हैं, तो उनकी वैलेंसी 0 रहती है। समझ रहे हैं यहां पर, वैलेंसी ऑफ गैस एंड ए मेटल जो क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉलिड मेटल इज ऑलवेज 0, यानी कि वैलेंसी ऑफ गैस एंड वैलेंसी ऑफ ए सॉलिड मेटल इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर ये गैस है, फ्लोरीन गैस है। फ्लोरीन की यहां पर देखोगे तो यहां पर कितनी हो गई है, इसकी वैलेंसी यहां प्लस हो गई है। जानते हैं OH की वैलेंसी होती है माइनस, तो इसकी हो जाएगी प्लस। यहां क्या हो रहा है, यहां पर वैलेंसी बढ़ रही है, तो यहां पर होगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका होगा रिडक्शन। वो आपने ऑप्शन से देख लिया था कि यहां से O निकलकर उधर चला गया, यानी कि इसमें से O निकल गया उधर चला गया। तो हम कह सकते हैं यहां पर हो गया आपका रिडक्शन। तो ये रहेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाला ये रहेगा आपको दूसरा, ऑटोमेटिकली हम कह देंगे इसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप स्टार्ट कर लेना। यहां पर देखो तो बहुत ही आसान से है, यहां से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहां क्या है, रिडक्शन है। आप वैलेंसी करना चाहो तो कर सकते हैं, यहां पर वैलेंसी 4 है, यहां वैलेंसी 2 है, तो यहां क्या हो रही है, वैलेंसी घट रही है। और डिक्रीज इन वैलेंसी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होगा तो रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है, वैलेंसी 4 से 2 जा रही है, यानी कि यहां पर क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो आप चाहो तो किसी से कर लीजिए, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाया है आपसे, आप चाहो तो वैलेंसी से भी कर सकते हैं। ये बिहेव करेगा एज ए
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा ये वाला क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, नेक्स्ट आप देखो, यहाँ ऑक्सीजन थी इसकी, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, तो ये क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो, यहाँ पर ये किस पर है, यहाँ पर +4 पर है, यहाँ +2 पर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैलेंसी घट रही है, तो रिडक्शन है कि नहीं। दोनों कर लीजिए, दोनों सीख लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, नहीं तो आप कभी कभी ऑक्सीजन गायब हो रही है या नहीं हो रही, सब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ क्या है, दोनों में से सीखोगे अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला क्या है, ये हम कहेंगे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी रिडक्शन है। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर आयरन किसमें है, +3 में है, यहाँ पर 0 में है, तो +3 से 0 में पहुंच गई, तो रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पर ये क्या, ये एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कॉपर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको कभी कभी ऑक्सीजन नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर सल्फेट आया है, सल्फेट को ही हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। अब देख रहे हो, यहाँ पर आप कॉपर +2 में है, तो यहाँ पर एक कॉपर 0 में पहुंच गया है कि नहीं। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर +2 से 0 पे पहुंच गया। अगर आप चाहो तो ये कह सकते हो, बच्चे सोच सकते हैं सर यहाँ पर ये ऑक्सीजन तो है, ये पहुंच सकते हो, पर डायरेक्टली अटैच नहीं है ये ऑक्सीजन, ये सल्फेट के थ्रू अटैच है, इसलिए यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पर सल्फेट गायब हुआ है, ऑक्सीजन तो गायब नहीं हुआ। सोच सकते हैं बच्चे कि यहाँ से सल्फेट उठ के उधर से उधर डिस्प्लेस हुआ है, तो ऑक्सीजन तो नहीं हुई यहाँ पर। इसीलिए आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ से +2 से ये 0 पहुंचा है, उसके लिए ये नियम लिखाया है, इसको आप नोट कर लेना। नोट किस करोगे कि वैलेंसी ऑफ गैस, यानी कि गैस क्या होते हैं आपके, H2, Cl2, Br2, है ना, O2, ये सभी क्या है, गैसेस है, इनकी वैलेंसी सबकी 0 मान के चलना। ठीक है, और अगर आपको दिखा हो आयरन सॉलिड, कॉपर सॉलिड, एल्युमिनियम सॉलिड, इनकी वैलेंसी, यहां पर आप देख पा रहे हो, ये कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि क्या है, ये सॉलिड है, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, और कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो सॉलिड है। अगर मैं यहाँ पर चार्ज लिख देता बाई चांस ऐसे, तब ये सॉलिड नहीं होता, तब ये आयनिक फॉर्म में रहता, यानी कि एक्वस रहता, पिघला हुआ रहता या एक्वस रहता। ठीक है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा था, यानी कि क्या है, इसको आप समझ लेना कि ये सॉलिड है, सॉलिड यानी कि 0 वैलेंसी। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत आसानी से मैंने आपको ये सब चीजें करा दिया, आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और टाइप ऑफ रिएक्शंस को काफी डिटेल में सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लगाए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इस और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, आप अपने सैंपल पेपर रिवाइज करिए, लास्ट क्वेश्चन पेपर रिवाइज करिए, इन सभी मेथड्स को यूज करिए। आप जल्दी जल्दी इस सबको कमांड पा लीजिए क्योंकि एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।